देश के 5 राज्यों में चुनावी सनसनाहट हो चुका है और सबकी नजरें टिकी हैं और पश्चिम बंगाल के महासंग्राम पर और ममता बनर्जी के गढ़ में इस बार सत्ता की हैट्रिक को चुनौती देने के लिए विपक्षी खेमे में पूरी ताकत झोंक दी है। और जहां तृणमूल कांग्रेस अपनी लोक संभावना और युवाओं के दम पर मैदान में है, वहीं बीजेपी ने सोनार बंगला के संकल्प और स्थानीय चेहरे के साथ अपनी रणनीति बदली है। और इस बार बंगाल की राजनीति में तीसरा मोर्चा भी बेहद सक्रिय नजर आ रहा है, जहां ओवैसी की AIMIM और हुमायूं कबीर की नई पार्टी गठबंधन का सत्ता के समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है। और भ्रष्टाचार, टैक्स और कंक्रीट के जंगले जैसे मुद्दों के बीच बंगाल की जनता अगले कुछ दिनों में अपना फैसला EVM में कैद करने वाली है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ बंगाल में हुआ और क्या कुछ बंगाल में हो रहा है अभी की स्थिति पर। तो चलिए पहले पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाते हैं। पश्चिम बंगाल 2026 चुनाव सनसनाहट और राजनीतिक परिदृश्यता के कोण से क्या कुछ अहम है, उस पर हम बात करते हैं। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ममता बनर्जी की हैट्रिक और भाजपा के सोनार बंगला के संकल्प के बीच महासंग्राम शुरू हो चुका है। और चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य की 294 सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न होगा। और चुनाव की औपचारिकता शुरुआत 30 मार्च 2026 से अधिसूचना जारी होने के बाद से ही हो चुका है। अब मतदान की बात करें, मतदान तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। पहले चरण की मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। और पूरे देश की नजरें 4 मई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 4 मई को परिणाम आएंगे और 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों के 4 मई को परिणाम आएंगे। जब चुनाव आयोग के परिणाम घोषित किए जाएंगे और ये नतीजे तय करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखती है या बंगाल में वैचारिक और राजनीतिक परिवर्तन की नई इबारत लिखी जाएगी। इस बार का चुनाव विकास, भ्रष्टाचार और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द सिमटता हुआ है। अब हम बात करेंगे संसदीय गणित की और लोकसभा और राज्यसभा सीटों का महत्व की, कि पश्चिम बंगाल में कितनी लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें हैं और अब के विधानसभा चुनाव में कितने विधायक होते हैं, तो राज्यसभा की सीटें किसके हाथ में कितनी पहुंचती हैं। पश्चिम बंगाल में उस वक्त संसदीय ढांचे की जो राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका में है और 42 लोकसभा और 16 राज्यसभा सीटों वाला यह राज्य हमेशा से केंद्र की सत्ता को कुंजी माना जाता है। और वर्तमान विधानसभा चुनाव के न केवल राज्य की कमान तय करेगा, बल्कि आगामी राज्यसभा समीकरण और दलों की राष्ट्रीय छवि को भी गहराई से प्रभावित करेगा। और पश्चिम बंगाल संसदीय गणित इसे देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाता है। यहाँ की 42 लोकसभा सीटें केंद्र में सरकार बनाने के लिए निर्णायक साबित होती हैं। वहीं कारण है 2024 के लोकसभा चुनाव के कारण से राजनीतिक दलों ने विधानसभा स्तर पर अपनी रणनीतियां बदल ली। राज्यसभा में भी बंगाल की प्रतिनिधि 16 सीटें द्वारा होता है, जिससे इस विधानसभा का महत्व और बढ़ जाता है। और विधानसभा की 294 सीटों पर होने वाला यह चुनाव तय करेगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी राष्ट्रीय छवि को और मजबूती दे पाएंगी या फिर भाजपा 2024 की अपनी बढ़त की विधानसभा की जीत में तब्दील कर पाती है। और सीटों का यह भारी भरकम संख्या बल ही है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और राहुल गांधी से लेकर तमाम क्षेत्रीय और त्रिकोणीय अपनी नज़र बंगाल के हर एक बूथ पर टिकाए बैठे हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और दोनों मुख्य दलों की और राजनीतिक की, जिसका गहराई से विश्लेषण करने के बाद यह मुकाबला वाकई दिलचस्प नजर आता है। यहाँ अस्मिता और विकास के साथ साथ महिला वोट बैंक पर अधिकार जमाने की एक जंग छिड़ गई। और वर्तमान में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 सालों से सत्ता में काबिज है और TMC का सबसे बड़ा हथियार उनकी ज़मीनी पहुंच और महिला केंद्रीय योजना है। और मुख्यमंत्री खुद बंगाल की बेटी के रूप में पेश कर क्षेत्रीय अस्मिता का कार्ड खेल रही हैं।
और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में इससे बड़ा बदलाव किया है और भाजपा ने टीएमसी के बाहरी बनाम भीतरी वाले नैरेटिव को खत्म करने के लिए स्थानीय चेहरे को मजबूती से आगे बढ़ाया है। और भाजपा ने संस्कृति और राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों के साथ साथ महिलाओं के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता का वादा कर टीएमसी के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। अब बात शुभेंदु अधिकारी की, जैसे दिग्गज नेता ममता सरकार पर तुष्टीकरण और कट मनी के गंभीर आरोप लगाकर जनता के बीच जा रही और दोनों दलों के बीच यह चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है और व्यक्तिगत हमलों से भरा हुआ है, जो बंगाल से सियासी तापमान को और बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे दिलचस्प समीकरण यानी कि मुस्लिम वोट बैंक की। राज्य की करीब 30% आबादी दशकों से बंगाल की सत्ता का फैसला करती आई और पहले ये वामपंथियों का मजबूत किला था और जिसे ममता बनर्जी ने भूमाटी और मनुष्य के नारे से अपनी ओर मोड़ा और लेकिन 2026 के इस महासंग्राम में हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का साथ आना ममता बनर्जी के लिए इसे बने बनाए ढांचे को दरार डालने जैसा दिख रहा है। और इस चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम और पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर की आम जनता उड़यन पार्टी का एक गठबंधन सबसे बड़े एक्स फैक्टर के रूप में उमड़ा है। और हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ कर इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी के पारंपरिक वोट बैंक को साधने की चुनौती दी है। और कबीर की मुख्यमंत्री और मुस्लिम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वाली मांग ने राजनीतिक हलकों में एक ज़बरदस्त हलचल पैदा कर दी है। ओवैसी की पार्टी करीब 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर कबीर के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। और यह गठबंधन टीएमसी के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह अगर अल्पसंख्यक वोटों का थोड़ा भी ध्रुवीकरण होता है तो उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि हुमायूं कबीर और ओवैसी खुद को एक मजबूत तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो चुनाव के बाद में किसी भी दल के लिए किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। इस गठबंधन ने बंगाल की चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय और बेहद अनिश्चित बना दिया है, क्योंकि अगर बात करें हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी जितना मुस्लिम वोट बैंक बांट पाते हैं उतना बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा और जो मुस्लिम वोट बैंक बटेगा वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी का कोर वोट है। अब बात करते हैं बंगाल के उस महत्वपूर्ण मोड़ की जिसने राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के दौर को और भी तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार के शोर में बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घायल होने की खबर ने सहानुभूति लुटाई और बनाम चुनौती स्टंट ने एक नई और तीव्र बहस शुरू की। टीएमसी जहां एक घटना को विपक्षी दलों की गहरी साजिश और सुरक्षा में चूक बता रही है, वहीं भाजपा ने इसे राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। अब बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मामले को नया मोड़ दे दिया है। शाह ने चुनावी जनसभा में स्पष्ट कर दिया कि दीदी को लगी चोट निश्चित रूप से और दुखद और लेकिन उन्होंने उन सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की चोट और दर्द का भी हिसाब देना चाहिए जो राज्य में राजनीतिक हिसाब से शिकार हुए। और अमित शाह का यह बयान सीधे तौर पर टीएमसी के सहानुभूति कार्ड पर हमला माना जा रहा है। और अमित शाह ने आगे कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल की जनता अब इस तरह के विक्टिम कार्ड के बहाने नहीं आने वाली और मुख्यमंत्री की इस चोट ने बंगाल की चुनावी जंग को और केवल मुद्दे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे भावनात्मक और व्यक्तिगत टकराव की दिशा में मोड़ दिया। यानी कि इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब ममता बनर्जी को एक रैली के दौरान चोट लगी थी। बाद में वो पैर पर अपने प्लास्टर बांधकर और व्हील चेयर से रैली के बीच आए और फुटबॉल लेकर खेलती हुई कहा, खेला ओबे। यानी कि जो खेला ओबे वो एक ऐसा स्लोगन बना कि उसकी सत्ता पे दोबारा से किसी काबिज नहीं हो पाए।
सवाल ये उठते हैं कि देखना होगा कि क्या 4 मई को आने वाली नतीजे ममता बनर्जी की ज़मीनी पकड़ को साबित करेंगे या सोनार बंगला का नारा सत्ता परिवर्तन की एक नई इबारत लिखेगा। अब सवाल नंबर दूसरा, क्या हुमायूं कबीर ओवैसी का गठबंधन टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाकर भाजपा के लिए राह आसान करेगा या किंग मेकर बनकर उभरेगा? और सवाल नंबर तीसरा कि क्या मुख्यमंत्री की चोट से पैदा हुई सहानुभूति भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भारी पकड़ रखेगी या जनता इस बार केवल विकास के आधार पर फैसला सुनाएगी? तो ये हमारे सवाल हैं 3 जो सहानुभूति और हुमायूं कबीर और इन सब बातों पर रहने वाले। तो जो सवाल हैं आप देख सकते हैं, ये 3 हमारे सवाल हैं।